चलिए चलिए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10 का अंतिम चैप्टर। और ये ओरिजिनल एनसीईआरटी की हम लोग बात करेंगे। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए प्रति प्रकृति के देखिए सबसे पहले तो जानिए प्राकृतिक संशोधन का संपोषित प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए संपोषित प्रबंधन का मतलब संसाधन का इस तरीके से उपयोग करिए कि वर्तमान ही नहीं, हमारा जो आने वाला भविष्य है वो भी इसका प्रयोग कर सके। जैसे मान के चलिए आपके पास खेत है, तो खेत को आपको वर्तमान में बचा के रखना है ताकि आने वाला जनरेशन भी उसका लाभ उठा पाए। इस तरीके से आपको संसाधन का क्या करना है, प्रयोग करना है कि आप भी उसका मजा लीजिए, आने वाला पीढ़ी भी मजा ले। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाज, कला व शिल्प, त्योहार, भोजन आस्थाओं, अनुष्ठान व लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे। जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। कक्षा 9 में हम लोग प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, वायु, जल के बारे में पढ़ा तथा यह भी जाना कि विभिन्न संगठनों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है। चलिए पिछले अध्याय में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे क्रियाकलाप से किन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है हम भी सोचे कि हमें अपने संसाधन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिसमें संसाधन का संपोषण हो सके तथा हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके। हम वन, वन्य जीव, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु उन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। यह अधिकतर वैश्विक समस्या है। इसके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम हैं तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रही है। कोई दिक्कत? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विनिमयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का पता लगाई। इस विषय पे कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम इन मानक को प्राप्त करने हेतु तो किस प्रकार सहयोग करेंगे। चलिए सब फालतू बात है, चलिए आगे देखिए। संसाधन के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। आपने गंगा सफाई योजना के बारे में अवश्य सुना है, हमने पढ़ा भी है। कई करोड़ से यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ कई करोड़ की यह योजना 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। चित्र 16.1 कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस रोग जन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। चलिए एक ग्राफ आपको दिया गया है, देखिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2012 गंगा जल में संपूर्ण कोलिफॉर्म गणना स्तर। देखिए देवप्रयाग में, देखिए देवप्रयाग है, रुड़की है, कानपुर, इलाहाबाद कहाँ कैसा है उसके बारे में दिया गया है।
गंगा का प्रदूषण। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण है इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा व मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप है, नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्ति को राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योग द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले आदि अन्य कारण है। इससे जल की मछलियां मरने लगी। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। अब आई, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण का मापन किया जा सकता है। कुछ प्रदूषक अल्प मात्रा में होते हुए भी हानिकारक होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रदूषण है जो लगेगा कि कम मात्रा में है लेकिन बहुत हानिकारक है। इसे मापने के लिए इसे अत्यंत परिष्कृत उप संस्करणों की आवश्यकता होती है। परंतु अध्याय 2 में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच सरलता से सार्व सूचक की सहायता से मापा जा सकता है, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। परंतु हमें समस्या के विशाल रूप से देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा, हमने भी सुना है। रिफ्यूज, इनकार, कम उपयोग करना है, पुनः उपयोग करना है, पुनर्प्रयोजन और पुनः चक्रण। ये क्या बताते हैं? तो देखिए, इनकार का मतलब क्या होता है? इनकार, जिसको रिफ्यूज कहते हैं। रिफ्यूज का अर्थ होता है कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना, उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक के थैलों को लेने से क्या कर दे? इनकार कर दे। इनकार का मतलब जो आपके जरूरत का नहीं है, जिससे आपको लगता है कि आपके पर्यावरण को हानि हो सकती है, आपके परिवार को हानि हो सकती है, उस चीज को सीधे क्या कर दीजिए? इनकार, जिसको रिफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्यूज। दूसरा है रिड्यूस, कम प्रयोग। इसका अर्थ यह है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जितना कम से कम वस्तु का उपयोग करिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यानी भोजन आप जितना खाना है उतना ही लीजिए, आप व्यर्थ उसको बर्बाद नहीं करिए। क्या कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सके? अब है पुनः उपयोग, जिसे रीयूज कहा जाता है। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होता है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर की वस्तुओं को रखने में किया जा सकता है, और अन्य किसी वस्तु है जिसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अब भाई, ये पुनः प्रयोजन क्या होता है? पुनः प्रयोजन, तो देखिए, हमने बताया था कि पुनः प्रयोजन, जिसको हम लोग रिसाइकल कहते हैं। बोले, पुनः प्रयोजन को हम लोग रिसाइकल नहीं, रीपर्पस कहते हैं। पुनः प्रयोजन को रीपर्पस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधे उगा लीजिए, फिर से उसका रिप्रयोजन कर लीजिए। पुनः चक्रण क्या होता है? रिसाइकल। तो देखिए,
इसका अर्थ यह है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तु बनानी चाहिए। जब तक कि अति आवश्यक न हो, इनका नया उत्पाद विवेकापूर्ण नहीं। इन्हें पुनः चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना होगा, जिससे पुनः चक्रण योग्य वस्तु दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जाए। क्या आप गांव, कस्बे अथवा नगर में ऐसा कोई प्रबंध है जिनमें इन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सके? यही नहीं, आपकी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तत्कालीन, दीर्घकालीन अथवा व्यापक हो सकते हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य के वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए संसाधन को बचा के रखती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण से परिवर्तन लाए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधन के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। चलिए, हम संसाधन की प्रबंधन क्यों आवश्यकता है? हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, केवल सड़कें और इमारतें ही नहीं, परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, पुस्तक, खिलौना, फर्नीचर, औजार, वाहन इत्यादि, सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी से बाहर प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रकर्मों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही क्या होती है? प्राप्त होती है। हमें अपने संसाधन की सावधानी पूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। यह संसाधन असीमित नहीं है, ये सारे के सारे जो संसाधन है सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान रखना होगा, जो अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। संसाधन का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं। इस प्रबंधन में इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका विस्तार सभी वर्गों में समान रूप से न हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों के पास इनका लाभ मिले, हर व्यक्ति के पास लाभ मिले इनका। अब देखिए, एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में अवशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब संपोषित विकास व प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश की प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना में हाल ही की है। पूर्व ऐतिहासिक भारत की प्रकृति संरक्षण व संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरण से भरा है जहां मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप से स्थापित की गई थी। भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद व स्मृतियों में जंगल के उपयोग व प्रबंधन तथा संपोषिता को एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। संस्कृत साहित्य अथर्ववेद
एक ऋचा इतना के अनुसार। देखिए अथर्ववेद की बातें हैं। वैदिक काल के दौरान जंगल वनस्पति के उत्पादन व साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर बल दिया गया। वैदिक काल के अंततः में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी। यह वह समय था जब पवित्र जंगल व गुफाओं, पवित्र गलियारों व विभिन्न प्रकार की जातीय वानिकी प्रथा जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य की आवश्यकताएं विकसित हुई, जो वैदिक काल के बाद भी लगातार चलती रही। साथ ही व्यापक श्रेणी की जातीय वानिकी प्रथाओं को परंपराओं, प्रथाओं व अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा की जाती रही। चलिए वन एवं वन्य जीवन क्या होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि वन और वन्य जीवन क्या होता है। तो देखिए वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उन क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या है, परंतु जीवन की विभिन्न स्वरूप जैसे जीवाणु, कवक, पर्ण, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरित इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। वंशानुगत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोग और वस्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक अस्थायित्व भी नष्ट हो जाएगा, हमारा इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए स्टेक होल्डर यानी दावेदार क्या होता है। तो देखिए हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प है, परंतु कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए इसके दावेदार कौन है। वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करते हैं, परंतु वे वनों को किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। आइए देखें प्रत्येक समूह की वन आवश्यकता क्या है अथवा वन से उन्हें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए स्थानीय लोगों को ईंधन के रूप में जलाऊं, छोटी लकड़ियां, छाजन की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग खोपड़ी बनाने में, भोजन एकत्र एवं भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने और शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने और शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स और औषधि एकत्र करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते हैं अथवा उनका चारा वनों से क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? यह मत भूलिए कि अंग्रेज के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। उसने पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया, वन स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया था तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकता एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही। अतः वनों के क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, टीक, यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे वह क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि
हेतु वनस्पति फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार रोपण से उद्योगों को लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। क्या आप जानते हैं कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? टिम्बर यानी इमारती लकड़ी, कागज, लाख तथा खेल के सामान इसके कुछ उदाहरण हैं। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के कच्चे माल के स्रोत मात्र ही मानते हैं। निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफी ऊपर तक होती है। अतः उन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्ष को काटने के बाद वे दूरस्थ वन से टीक प्राप्त करने लगेंगे। उन्हें इस वन से कोई मतलब नहीं कि उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे वे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। आपके विचार से लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए, अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो वन पर निर्भर तो नहीं, परंतु वन के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे शेर, चीता, हाथी, गेंडा से हुआ था। अब इन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने महत्व को समझ लिया है, परंतु क्या हम ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहेंगे जो वन तंत्र का वह भाग बन गए? इस बात से पर्याप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए राजस्थान का बिश्नोई समाज के लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण के धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1771 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष के बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था, पेड़ को बचाने के लिए। चलिए आइए अब हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन को देखते हैं। चलिए मेन मेन पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बांध के बारे में। देखिए, हम बांध बनाना क्यों चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इससे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती है। उदाहरण, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए। जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसे अधिक जल खपत करने वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल नहीं पाता है। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष होता है, जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया, उस समय किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए। बड़े बांधों को बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में अवश्य ही पढ़ा होगा, जिसमें
नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा था। बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः तीन समस्याओं की विशेष रूप से होती है। सामाजिक समस्या, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। आर्थिक समस्या, क्योंकि इसमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उसे अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। पर्यावरणीय समस्या, क्योंकि बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। तीन समस्याएं हैं। विकास की विभिन्न परियोजना को विस्थापित अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें हम परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है। उन्हें अपनी भूमि और जंगलों से हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी तक वह लाभ नहीं मिल सका जिसको उससे वायदा किया गया था। चलिए अब हम लोग जानेंगे जल संरक्षण क्या है। चलिए जल संरक्षण। चलिए चलिए जल संरक्षण। जल संभर प्रबंधन प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिसे जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, वरन सूखे एवं बाढ़ को भी क्या कर देता है, शांत कर देता है। सूखा और बाढ़ को शांत कर देता है क्या, जैव प्रबंधन। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधा रस एवं ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांधिस, बिहार में अहर या पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू कश्मीर में कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि। कट्टा बंदूक वाला नहीं। प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में है। उदाहरण देखिए, जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्र का होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन अथवा अति दोहन कम होते हैं अथवा पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान, वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियां, प्राकृतिक जल मार्ग में बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे पत्थर द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरुद्ध के कारण इनके पीछे मानसून का जल तालाब में भर जाता है। केवल बड़े जलाशय में जल पूरे वर्ष रहता है, परंतु छोटे जलाशय में जल 6 महीना या उससे भी कम तक रहता है। देखते होंगे हम लोग के यहाँ नदियाँ सूख जाती है, इसके बाद यह सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं परंतु जल भौम स्तर में सुधार करना है। जल के भौम स्तर, जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। भौम स्तर से अनेक लाभ है। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है परंतु यह आसपास में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों की जनन समस्या भी नहीं होती। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अवशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी में विपरीत संदूषित होने की अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है।
चलिए देखिए, जल संग्रह की पारंपरिक व्यवस्था, खाद्य पद्धति का आदर्श व्यवस्थापन। देखिए जल संरक्षण कैसे होता है। देखिए जल आया और जल आके धीरे 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 जमा हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोयला और पेट्रोलियम की। कोयला और पेट्रोलियम की। देखिए कोयला और पेट्रोलियम, देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग 40 वर्ष तथा कोयला अगले 2 वर्ष तक उपलब्ध रख सकते हैं। यानी आने वाले समय में मात्र 40 वर्ष तक पेट्रोलियम और 200 साल तक कोयला मिलेगा। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। परंतु जब हम लोग कोयले और पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोत के विषय में विचार कर एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बने हैं, जिसे कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। अतः इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार है। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक उष्मन यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना होगी। अतः इन संसाधनों के विवेकापूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। उपयोग कर रहा है कि उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोलियम 40 साल तक, कोयला 200 साल तक चलेगा। लेकिन इसका दुष्परिणाम है। इसका क्या है दुष्परिणाम है? अब आई कुछ सरल विकल्प जो हमारे ऊर्जा खपत में अंतर पड़ सकता है। अनुपातिक लाभ हानि और पर्यानुकूलन पर विचार करिए। बस में यात्रा, आपका वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना। अपने घरों में बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना, लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ी का उपयोग करना। सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सीढ़ी का प्रयोग करना। कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीन की दक्षता पर निर्भर करता है। यातायात के साधन में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, जिससे इसकी दक्षता भी बढ़े और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। चलिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृष्टि अवलोकन। प्राकृतिक संसाधन का समपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। इस पर विचार करने के लिए हम खुले दिमाग से सभी पक्षों की आवश्यकता का ध्यान रखना होगा। हमें यह तो मानना ही होगा कि लोग आपके हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करेंगे, परंतु इस वास्तविकता से लोग धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यक के दुख का कारण बन सकते हैं। हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है। कानून, नियमन और विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, जिससे हम विकास का लाभ सभी को और सभी भावी पीढ़ियों को उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में यही सब सीखा था कि हमारे संसाधन वन्य जीव, कोयला का उपयोग हम लोग कैसे करें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका थोड़ा बहुत यूज कर ले। कोई दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ।